Liftoff of Space Shuttle Atlantis. Mission to build, resupply. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर KVPY 2020 का जो पेपर 31 जनवरी 2021 में हुआ था ड्यू टू कोविड, और आप सभी जानते हो। और हम इस वीडियो में सुनेंगे एसए स्ट्रीम दैट इज़ बेसिकली फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग 11th स्टैंडर्ड के लिए एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। कई बार यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे जो स्ट्रीम होता है वो आएगा आपका 11th मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए होता है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाया गया, जिसमें हर एक क्वेश्चंस के आपको कोशिश ये किया गया कि एक या दो, मैक्सिमम दो या दो से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं हिंट दिए जाएं कि जिससे बच्चा क्वेश्चन। और ये वीडियो सॉल्यूशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरली जो KVPY का पेपर होता है काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर होता है। और आपको पता भी है कि इस पेपर के जो क्वेश्चन है और डिफरेंट ओलंपियाड और बाकी और जो प्रेस्टिजियस जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट होता है कि इवन आपका मेडिकल स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम और कोई भी अगर स्ट्रीम आ रहा है, बट हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन जरूर ध्यान से देखें और सुने। सो लेट्स ट्राई विद क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट टेक्निक आएगा, एक ग्राफिकल अप्रोच आएगा, और सेकंड आएगा जो हमारा सिस्टम या जिसको मैं देसी जुगाड़ कह रहा हूँ उस तरीके से, बट परफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा कि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इंटीजर आ रहा है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होगा। तो राइट हैंड साइड इंटीजर होगा तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और एक ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया x का वैल्यू। अगर x इंटीजर है इट मीन्स x का वैल्यू सबसे पहले मैंने 0 लिया, तो राइट हैंड साइड आपको क्या आंसर देगा 1। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 ही हो गया। अगली बार अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो राइट हैंड साइड 2 हो गया, बट लेफ्ट हैंड साइड 1 पे पहुंचा। नेक्स्ट केस में x का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो ये तो गया 3, बट ये अचानक से कहाँ पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इन इंटीग्रल वैल्यू ये जो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं पे भी कॉन्साइड नहीं हो रहा। सेम नेगेटिव का केस लोगे, नेगेटिव के केस में यहाँ x तो नेगेटिव होगा बट लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू लेने की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। इन वैल्यू में कहीं पे भी एक कॉन्साइड नहीं कर रहा, इट मीन्स देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट एंड हैंस देयर इज 0 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका आ गया 0 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। ये है हमारे पास शॉर्टकट टेक्निक जिससे आप आसानी के साथ में आंसर ले आओगे। सेकंड मेथड हम देख लेते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच के अंदर x² हमारे पास ये एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। इंटीग्रल वैल्यू कब देगा, जब x की वैल्यू सबसे पहले आए 0 to 1, फिर x की वैल्यू हमारे पास में 1 से √2 आ जाए। x² आपके पास में 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू है। जब यहाँ स्क्वायर आए तो इंटीग्रल वैल्यू पे रूट लगा दिया करो, इंटीग्रल वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा के इसको रिजोल्व हम कर देंगे। नेक्स्ट केस आएगा x का वैल्यू √2 to √3 एंड अप टू सोन। अब इनको मार्क कर लीजिए रियल नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पे 0 आ रहा है, या आपके पास में 1 आ गया, √2 आ रहा है, फिर √3 आ गया, फिर √4 आया, एंड अप टू सोन चलता जाएगा। सेम केस जब x का स्क्वायर आ रहा है तो आपको डाउन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर हम इसके y एक्सिस के लेफ्ट में ड्रॉ कर देंगे। सो 0 से 1 के बीच में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ये आ गई। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 से √2 के बीच में आएगा तो y जो आ रहा है वो आपका पहुंच गया कहाँ पे, 1 के बीच में। दैट मीन्स x² आ रहा है। x² की जो वैल्यू होगी विच इज़ ग्रेटर देन बट लेस देन कितना होगा 2। सेम यहाँ पे केस x² का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। तो यहाँ 1 2 3 एंड अप टू सोन। अब देखिए 1 से √2 के बीच में इसका इंटीग्रल वैल्यू फिर हमारे पास में ही आ जाएगा, फिर √2 से √3 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू, इस तरीके का ग्राफ आता जाएगा। क्लियर। सेम अब इधर चलेगा, जब मैं नेगेटिव वैल्यू का यूज़ करूँगा, जब x की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव होगी -1 से 0 के बीच में, तो आपका x² आ गया 0 to 1 के बीच में, एंड उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 0 का मतलब -1 से इस वाले पार्ट के बीच में भी आपका 0 ही आएगा।
ये पार्ट आएगा जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। क्लियर, ये रीज़न आ गया। अब हमें करना क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर मैं इसमें x का वैल्यू -1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू अगर -1 पुट की तो y कितना हो गया आपके पास में 0, और x का वैल्यू -1 पुट किया, y हमारे पास में 0 आ रहा है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो भी आपके पास में कितनी आ गई, -1 मैं पुट कर रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आपके पास में देगा 0 to 1 के बीच में, इट मीन्स वो 0 हो जाएगा। तो जो लाइन आ रही है हमारे पास में y इक्वल टू एक्स प्लस वन जो आएगी वो यहाँ से पास हो जाएगी, जो इनको इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं करेगी, इस तरीके से कट पास हो जाएगा। सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन और 0 सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो दोनों टेक्निक है, और प्रेफर करना जो फर्स्ट टेक्निक है, इससे हम इमीडिएटली आंसर ले आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास में P1 ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, एक क्यूबिक इक्वेशन, P2x आपके पास अगेन क्यूबिक आ रहा है, टू पॉलिनोमियल हैविंग 2 कॉमन रूट्स, और इन दोनों के 2 कॉमन रूट दिए हुए हमें, एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। सपोज देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल Q1x एंड Q2x सच दैट, मतलब Q1 और Q2x इस तरीके के 2 पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देन द करेक्ट आइडेंटिटी इज, तो करेक्ट आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर एक स्टेप को ध्यान से सीखना है। पहला स्टेप तो मैं आपको यही कहूँगा कि P1x और Q1x प्लस P2x इंटू Q2x, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 जो x होंगे, इन दोनों में जो भी हमारे पास x की हाईएस्ट पावर होगी उनके कोफिशिएंट्स आपके पास बराबर होंगे, उनके कोफिशिएंट्स बराबर और साथ में अपोजिट इन साइन होंगे, सो दैट कि हाईएस्ट पावर हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट होने के लिए इस कंडीशन से ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इस कंडीशंस को देखते हुए हम देख पा रहे हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा, Q1x इज इक्वल्स टू 1 एंड Q2x ये आपका कितना होगा -1। Q1 अगर ये 1 आ रहा है, Q2x -1 आ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन देखो, फंक्शन हमारे पास में बना P1x माइनस आ गया P2x एंड इज इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है x² माइनस में 3x प्लस 2 दिया हुआ है। क्लियर, बट अब इसका मतलब P1x माइनस P2x ये 2 पॉलिनोमियल है, और 2 पॉलिनोमियल है तो हर एक पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x-2 लिखा। सो P1x माइनस P2x की वैल्यू आ गई, और साथ में इसने ये भी बोला कि भाई P और Q दोनों पॉलिनोमियल के 2 रूट कॉमन है, तो दोनों रूट कॉमन हम यही ले लेते हैं, एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट हमारे पास में 2, ये 2 रूट इन दोनों पॉलिनोमियल के कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब एक रूट और हमें निकालना है ना। हो P1x इज इक्वल्स टू x³ माइनस का 20x² प्लस आ गया B1x प्लस आ रहा है C1। अब इसका एक रूट्स हमारे पास में 1 है, दूसरा रूट हम 2 ले लेंगे, और तीसरा रूट मैंने अल्फ़ा ले लिया। अब जब तीसरा रूट मैंने अल्फ़ा लिया तो यहाँ से सम ऑफ रूट की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ रूट आ गया अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल्स टू 20 आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2017 आ गया। अब एक चीज़ और भी है कि इस क्यूबिक के 2 रूट ऑलरेडी हम 1 और 2 ले चुके हैं, तो थर्ड रूट कितना हो गया 2017 आ गया। 2017 आ रहा है, तो P1x की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ x-1 x-2 इंटू x- 2017। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन बना। सिमिलरली आते हैं हम P2x पे। P2 ऑफ x की वैल्यू, इसके भी हमारे पास में 2 रूट तो कॉमन है, एक आ गया x-1, एक आ रहा है आपका x-2, तीसरा हम ले लेंगे x में बीटा। बट P2 ऑफ x का वैल्यू फर्दर हमें क्या दिया हुआ है x³ माइनस का 21x² प्लस आ गया B2x प्लस आ गया C2 इक्वल्स टू जो ऊपर वाला पार्ट है ये दिया हुआ है।
अब यहाँ से सम ऑफ रूट हम फर्दर यहाँ कंपेयर कर लेंगे। दोनों तरफ या यूँ कहूँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पे कितना है माइनस का 2021 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो वो आपके पास आता है नेगेटिव और 1 + 2 + बीटा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया 2021 इक्वल्स टू आ गया बीटा प्लस में 3 और बीटा की वैल्यू है वो आ गया 2018। तो यहाँ से P2 ऑफ x भी निकाल दिया। P2 ऑफ x आ गया अपने पास x - 1 x - 2 इंटू आ गया x माइनस में 2018। अब आपको केवल ऑप्शन चेक करने की कौन से वाला ऑप्शन वेरीफाई करेगा। ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे P13 और P21 हमें निकालना है। सो वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। P13 प्लस आ गया P21। P13 मतलब x की वैल्यू जब मैं 3 इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा तो बचा क्या मेरे पास में, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ 1 और यहाँ पे आ गया माइनस का आपके पास में 3 कम कर दिया माइनस का 2014 प्लस आ गया P2। P21 की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 ही हो गया। P21 तो देखो सभी में यहाँ पे 0 हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे जैसे मान लो सी ऑप्शन की बात करेंगे P12 P21 ये सारे के सारे देखो 1 और 2 0 ही हो गए। तो ये ऑप्शन आप आसानी के साथ में इनको स्किप कर सकते हो कि भाई सी और डी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आएगा ए और बी में से, ए और बी। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे P21 की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका 0 हो गया प्लस कितना है 4028 और इसको जब सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये आ गया माइनस का 4028 और प्लस में 4028 कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना है 0। तो इसका मतलब ऑप्शन जो ए है वो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है बट पेशेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करें। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है PQR आर पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट √P √Q इज ऑल्सो रैशनल, देन ऑप्शन आपको वेरीफाई करना। सेकंड्स में देखिए आंसर कैसे लाया जाए। ट्रिकी क्वेश्चन और ट्रिक से ही अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको ट्रिक से ही आंसर लाना है। ये हमारे पास में रैशनल तभी पॉसिबल होगा जब √P आपके पास में क्या हो रैशनल, √Q क्या आ जाए रैशनल और √R भी क्या आए रैशनल आए। अब इस केस में जब ये रेशनल तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये हमारे पास PQR जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। कौन सा नंबर आने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए लेट P इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 ले लेंगे, Q इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, R इज इक्वल टू मैंने 9 ले लिया। और अब मैं ऑप्शन को वेरीफाई कर लूँगा कि कौन कौन से ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब पहला ऑप्शन देखते हैं कि देखिए ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास √P प्लस √Q प्लस √R जो है वो आपको रैशनल मिला। तो रैशनल मिला तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन को अगर चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी इसका स्क्वायर रूट लूँगा, √P आपके पास रैशनल आ गया, √Q भी आपके पास रैशनल आ गया एंड √R जो है वो भी क्या आया रैशनल आ गया। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो परफेक्ट है। और ऑप्शन अगर डी को मुझे चेक करना होगा तो एक ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं √PQ। √PQ मीन्स 1 × 4 ये देगा आपको 2, √PR क्या देगा 1 × 9 ये देगा आपको 3 एंड √QR क्या देगा 4 × 9 विल बी इक्वल्स टू 6। तो ये √PQ √PR एंड √QR वो आपके पास में रैशनल आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कितना ट्रिक से इसी तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। जहां अप्रोच लगे शॉर्टकट की जरूर लगाया करो उसको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको भी बड़े ट्रिक से हम सॉल्व कर लेंगे। ABCB 3 points on a circle of radius 1 such that angle ACB equals to π/4 then the length of side AB। कुछ नहीं करना, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर ला सकते हो। सर्कल ड्रॉ कर दिया बट इसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको अटेम्प्ट ऐसे करना है कि पिक्चर जो ड्रॉ करना है लेट A और यहाँ C ले लो और यहाँ पे मैंने ले लिया B। तो ACB एंगल जो है वो हमें π/4 दिया हुआ है, परफेक्ट है। तो ये एंगल 45 का है। लेट सर्कल का सेंटर हम O ले लेंगे तो सेंटर पे बना एंगल डबल होता है। इट मीन्स ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गया। इसका रेडियस 1 1 दिया हुआ है, इट मीन्स ये भी 1 1 हो गया।
और पाइथागोरस से हमारे पास ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, √2 आएगा। तो ए बी का वैल्यू √2 आ रहा है, इट मीन्स आपका ऑप्शन जो 4 था वो परफेक्ट हो जाएगा। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनको डायरेक्टली ही आपको अटेम्प्ट करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लेट x एंड y बी टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y। शॉर्टकट देखिए इसका। शॉर्टकट ये कह रहा है कि जब नंबर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर दे दे तो हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोचना है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। लेकिन जब नंबर्स का रेसिप्रोकल हो तो कंपैरिजन आपको करना है AM और HM में ही कंपैरिजन करनी है। सो अरिथमेटिक मीन x और y का क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड देयर हार्मोनिक मीन्स क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y। बट x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। x प्लस वाई किसका वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे 1/2 एंड ये आ गया, और यहाँ से 1/x प्लस 1/y का y का वैल्यू जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 4। सो इट्स मिनिमम वैल्यू ऑप्शन डी, दिस वन इज टेक्निक 1। अब टेक्निक 2 सुनते हैं। टेक्निक 2 ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगा लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये कह रहा है कि हमें इसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है, तो लेट इसे p के इक्वल ले लो 1/x प्लस 1/y। अब करना क्या है, इसमें 2 वेरिएबल आएंगे और एक वेरिएबल आपको इस कंडीशन से रिमूव करना है, एक वेरिएबल इस कंडीशन से रिमूव करेंगे। तो p इक्वल टू 1/x प्लस y किसका वैल्यू पुट कर दीजिए 1/x। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दीजिए -1/x स्क्वायर और ये आ गया +1/1 - x का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे हम इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू कितनी आई, x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1 - x का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और 2x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ गया 1/2। x का वैल्यू 1/2 आ रहा है, सिंस x प्लस वाई दोनों 1 दे रखे हैं तो इट मीन्स y का वैल्यू भी 1/2। x और y दोनों 1/2 आ गया, तो इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर दो, मिनिमम जो वैल्यू आ रहा है। मिनिमम वैल्यू x भी 1/2, y भी हमारे पास में कितना है 1/2, तो 2 + 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। मैक्सिमा और मिनिमा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एज उसने कहा है कि मिनिमम है तो वो ऑटोमेटिकली मिनिमम ही हो जाएगा, बाकी फर्दर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ट्रिक है, दोनों ट्रिक्स में से किसी भी ट्रिक से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बेहतर अप्रोच है, सीखते रहो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम एज ए शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है देखते हैं एक बार। ABCD be a quadrilateral such that there exists a point E inside the quadrilateral satisfying AE, BE, CE, DE. Suppose these angles are in arithmetic progression, then the median of the set DAB, ABC, BCD. अब यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लूँगा और स्क्वायर बनाने के बाद में ये पॉइंट A हो गया, ये B, C और D, और डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम ले लेते हैं E, क्योंकि एज इसने कोई ऐसी कंडीशन नहीं कही। अब ये कह रहा है कि E ऐसा पॉइंट है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस फिगर ने इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। और साथ में ये वाले जो एंगल्स है वो हमारे पास AP में भी है, क्योंकि इसने कहा है DAB, ABC एंड BCD तीनों के तीनों एंगल AP में आ रहे हैं, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब इनका मीडियन पूछ रहा है, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, मीडियन दैट मीन्स मिडल वैल्यू, और मिडल वैल्यू क्या आएगी, इन तीनों एंगल को हम ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 90 + 90 + 90 डिवाइडेड बाय 3 और बचा कितना 90। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को रिप्लाई देने के लिए। अब अगर आगे दूसरा इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड टेक्निक में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने एक पॉइंट ले लिया E, ये हमने A लिया, B, C एंड दिस इज D।
अब ये डिस्टेंस आपके पास इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है, और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है, और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इस कंडीशन से देखिए कि जब चारों के चारों ये डिस्टेंस इक्वल है, इट मीन्स पॉइंट ए बी सी डी जो होंगे वो आपके पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इट मीन्स ऑल द 4 पॉइंट ए बी सी डी लाइज ऑन ए सर्कल। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, इट मीन्स ऑल पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, और कॉन्साइक्लिक हो गए तो इसमें आप जानते हो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो भी कितना होगा, 180 होगा। साथ में इसने ये एंगल हमें AP में दिए हैं, तो लेट एंगल A को मैंने ले लिया A प्लस डी, एंगल B को हमने ले लिया A प्लस में 2D, और एंगल C को ले लिया हमने A प्लस में 3D। अब इन तीनों एंगल का मीडियन पूछा, मीडियन दैट मीन्स अगेन मैं रिपीट करूंगा मीडियन मिडिल वैल्यू, सो ये आ गया। अब इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, A प्लस डी, A प्लस में 2D एंड A प्लस में 3D डिवाइडेड बाय 3, और फाइनली हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ से देखिए, A प्लस A 3A हो गया, और ये आपके पास में आ रहा है 6 आ रहा है, तो ओवरऑल आ गया A प्लस में 2D आ गया, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास में कितना होगा, 180 आएगा। इट मीन्स A प्लस C इन दोनों एंगल का जो सम है वो आपके पास में 180 आएगा। A एंगल जो है वो अपने पास कितना है, A प्लस डी आ रहा है, और C एंगल जो है वो मैंने कितना लिया है, A प्लस में 3D लिया है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया। तो 180 का मतलब कौन कौन से दो एंगल का सम 180 हो गया, A प्लस डी प्लस आ गया A प्लस में 3D इज इक्वल टू हो गया 180, और यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू आ गया आपके पास 180 एंड A प्लस में 2D का वैल्यू आ गया 90। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो A प्लस 2D वो हमारे पास आ गया 90 डिग्री, और यही क्या था, तीनों एंगल्स का मीडियन था। क्लियर हो गया। तो दोनों टेक्निक हम सबसे पहले वही यूज़ करेंगे कि आप कोशिश किया करो कि जो कंडीशंस दे रखा है सेटिस्फाई करने वाला फिगर क्या होगा, और उसके बाद जब ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें पेन या पेंसिल भी आपको चलाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आंसर लिखो इसका। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस। कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को ध्यान दीजिएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहली नज़र में सबको दिख रहा है कि अगर x और y दोनों का वैल्यू मैं 1 1 लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड भी कितना हो गया 5, और राइट हैंड साइड भी कितना हो गया 5। इसके अलावा कोई पेयर आपको नहीं दिखाई दे रहे। इसकी वैल्यू रैपिडली इंक्रीज होगी, और जबकि ये क्या होंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। आप चाहो तो फर्दर आप इसमें पेयर लेके भी चेक कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो देयर इज ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे केवल और केवल आपके पास एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया 1, 1 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो शॉर्टकट है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इफ़ द इंटीजर्स 1 to 2021 आर रिटन एज ए सिंगल इंटीजर लाइक दिस, देन द 2021 डिजिट। जनरली क्या होता है, आप एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, जो 2021, 2021 या इस तरीके के नंबर यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम उसी ईयर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखो बेसिक अप्रोच से, बेसिक ट्रिक से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। आप क्या करो, 1 से लेकर जब मैं 9 तक की बात करता हूँ, ये आ गया सिंगल डिजिट के नंबर। सिंगल डिजिट के जो नंबर है वो आपके पास आ गए 9। फिर अगला मैं 2 डिजिट के बात करता हूँ, तो 10 से 999 तक। यहाँ देखिए हर एक नंबर में 2 डिजिट है, 90 हो गए तो 90 × 2 हो गया 180। फिर आ गए अपने पास में 3 डिजिट वाले, ये सिंगल के थे, और ये आ गए 2 डिजिट। देन आ जाओ 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 100 से काउंट कर लेते हैं 199 तक। ये आपके पास में हो गए 300, क्योंकि 100 नंबर हो गए और एक नंबर के अंदर 3 डिजिट आ रहे हैं। फिर अगला ले लो 200 से 299 तक, ये भी आपके पास 300 आ गए। अगला ले लेंगे हम 300 से 399 तक, और ऐसे काउंट करो। जैसे हम 2021 के आसपास पहुंच जाएं, अगला आएगा 400 to 499 तक चले गए, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे, और ये 3 डिजिट के नंबर कितने हो गए, 300 हो गए। फिर मैं ले लूँगा 500 से 599 तक चला गया, यहाँ पे भी मेरे पास आएगा 300 आया।
फिर मैं ले लूँगा 600 से 699 तक चला गया और यहाँ पे भी आया 300 आ गया। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ तक टोटल हुआ कितना। ये आ गया अपने पास 900 और ये हो गया 12, 15, 1800। यहाँ तक जो टोटल आ रहे हैं नंबर हमारे पास में वो आ गए 1800 प्लस आ गया 189, तो यह 9, 8, 9 एंड 1, इतने डिजिट मेरे पास में 699 तक मैं नंबर लिखूंगा तब तक बन चुके हैं। आगे हम देखो कितना और गैप रह गया, 2021 वाला डिजिट पूछ रहा था, ये डिजिट क्या है। तो अगला नंबर हम लिखेंगे 700। 700 में 3 डिजिट आ गए, फिर लिखेंगे 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 एंड 710। अब काउंट कर लेते हैं, हमें जाना है 2021 तक। तो 89 आ चुका है, ये 90 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये हो गया 2001 डिजिट हो गया। ये 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 2021 वाला डिजिट आपके पास में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 1। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल टेक्निक को यूज़ करो हर समय क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो क्वेश्चन में पूछा क्या है और करना क्या है। इट्स अ सिंपल टेक्निक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC a point D chosen on BC such that BD ratio DC equals to 2:5. Let P be a point on the circumcircle of triangle ABC such that this angle will be equals to this, then PD ratio PC का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जब सर्कम सर्कल का इसने जिक्र किया तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए ABC। साथ में जो कंडीशंस दिया है फिर वो हम कंडीशन लगा देंगे। लेट ये A आ रहा है, ये B ले लो और ये C। BC के ऊपर एक पॉइंट इसने मेंशन किया कि D आ रहा है, सो दैट BD रेशियो DC जो है विल बी 2:5 दिया हुआ है और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P भी दे रखा है। लेट पॉइंट हम P ले लेते हैं उसको, सच दैट एंगल PDB ये वाला एंगल BAC इस एंगल के बराबर दिया हुआ है। तो लेट ये एंगल हमने ले लिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा गिवन है। साथ में एक और चीज़ देखिए, अब P को C के साथ मिला दो। P को C के साथ मिलाने के बाद ये हमारे पास में कोड हो गया और ये कोड सर्कल के इन दो पॉइंट P और A के ऊपर दो एंगल बना रही है और ये दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जो 10th क्लास में पढ़ते हैं कि सेम सेगमेंट के एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेट इस एंगल को हम ले लेते हैं अल्फ़ा, इस एंगल को ले लेंगे अल्फ़ा। तो ये जो एंगल है, और हम जानते हैं ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल जो है वो आपका आ गया थीटा माइनस अल्फ़ा, ये एंगल आ गया थीटा माइनस अल्फ़ा। अब एक चीज़ और देखिए, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे पास में इक्वल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो आ रहा है ये थीटा माइनस अल्फ़ा है, कंप्लीट एंगल थीटा होना चाहिए। तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो आपका अल्फ़ा हो गया। पोज करके एक बार आप समझ लेना वॉइस को ध्यान से, ये वाला एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा। अब देखिए इसका और इसका सम दोनों का थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये थीटा है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये भी कितना हो गया, थीटा। तो दोनों एंगल्स हमारे पास में क्या हो गए, सेम सेगमेंट के, और इन दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा ट्राइंगल हमारे पास में सिमिलर है। अब इस सर्कल में हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमें ये PD रेशो PC का वैल्यू चाहिए। तो PD रेशो PC के लिए देखते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और ट्राइंगल ले लेते हैं एक PCB, ये हमने ट्राइंगल लिया और ये सिमिलर आएगा किसके, DP एंड B, DP
एंड बी। देख लेते हैं इसके सिमिलर हो रहा है या नहीं हो रहा। पी सी बी आ रहा है, एंगल जो पी आ रहा है, पी सी बी में एंगल जो पी आ रहा है वो थीटा आ रहा है, डी सी बी में एंगल थीटा हो गया, बिल्कुल फिट है। और अगला एंगल जो आ रहा है एंगल सी, वर्टेक्स पे एंगल यहाँ सी अल्फा आ रहा है, तो इसमें पी पे भी एंगल अपने पास कितना आ गया अल्फा। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। रेशियो लिखो पी सी बाय पी डी जो आपको चाहिए था, बी सी बाय बी पी और इज इक्वल टू आ गया पी बी डिवाइडेड बाय डी बी। कई बार बच्चे यहाँ भी गलतियाँ करते हैं रेशियो लिखने में। ट्राइंगल सिमिलर है तो दिस बाय दिस, सी बी डिवाइडेड बाय पी बी, और ये आ गया यहाँ पी बी डिवाइडेड बाय अपने पास में क्या आएगा डी बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेशियो यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, बी डी रेशियो डी सी दिया हुआ है। तो लेट मैं क्या करूँगा, बी डी इज इक्वल्स टू 2K एंड डी सी का वैल्यू कितना आ गया 5K। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, बी सी का कंप्लीट वैल्यू आएगा बी डी प्लस में डी सी, इट मीन्स ये आ गया 7K। बी पी कितना है फाइंड आउट करना है, पी बी कितना है वो भी एक ही बात होगी, और बी डी कितना है वो अपना वैल्यू कितना आ गया 2K। तो ये मिला पी बी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 14K स्क्वायर आ गया, और बी पी का वैल्यू हम निकालने में कामयाब हो गए √14K। अब एक काम करते हैं, ये कंप्लीट वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। नाउ पी सी बाय पी डी, बी सी का वैल्यू कितना है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बी सी हमारे पास में क्या आएगा बी डी प्लस डी सी, इन दोनों का सम आ रहा है, तो जो इक्वल टू है किसके 7K के, और बी पी हमने निकाल दिया √14K, ये कैंसिल आउट हो गया। और पी सी बाय पी डी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ गया √7 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को लिखोगे √7 इंटू √7 डिवाइडेड में लिखा √7 इंटू √2, एक फैक्टर कैंसिल हो गया और बचा, जब किसने रेशियो हमसे पूछा है पी डी बाय पी सी, और वो आएगा √2 डिवाइडेड बाय √7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट दिस रिप्रेजेंट विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x फॉर ए रियल नंबर x, देन द फॉलोइंग सम। तो फॉलोइंग सम की वैल्यू क्या होगी, ये पार्ट्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू, इसकी इंटीग्रल वैल्यू और इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, डिफिकल्ट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो लॉजिक या कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर लगा हुआ है। अब ये है नहीं कि इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ रहा है। आइडिया देता हूँ मैं बेटा, देखो ट्रिक क्या है इसमें, जो 2002 रेज्ड पावर जो दिया हुआ है और यहाँ जो पावर दिया हुआ है, दोनों की पावर हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं पहले फैक्टर में, क्योंकि सिमिट्री चल रही है। एक फैक्टर को सॉल्व कर लिया करो, बाकी फैक्टर्स आप उसके बेसिस पे लिख सकते हो, इवन कोई भी एक फैक्टर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट्स फर्स्ट फैक्टर। 2 रेज्ड पावर मुझे 2018 बनाना है यहाँ पे, तो मैं 2 रेज्ड पावर 2 बाहर ले लूँगा, 2 रेज्ड पावर कितना गया 2018। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे इसको डिवाइड करना है इससे, तो डिविजिबिलिटी के लिए मस्त था कि यहाँ 2 रेज्ड पावर 2018 होना चाहिए था, तो मैंने 2 था ये बना लिया। अब डिवाइड करना है 2 रेज्ड पावर 2018 +1 से, तो इसका मतलब इसमें +1 कर दूंगा और एक -1 कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा +1 कर दूंगा, राइट। तो देखते हैं, +1 कर दिया, -1 कर दिया, और ये लास्ट में +1 अपना रखा हुआ है। डिवाइड में आया ये फैक्टर। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला फैक्टर हम बनाने में कामयाब हो गए न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 का स्क्वायर इंटू आया 2 रेज़ पावर 2018 +1, और इसकी प्रोडक्ट 2 का स्क्वायर इंटू कर दिया मैंने, ये 1 आ गया और लास्ट में +1 बचा, डिवाइडेड बाय आ रहा है 2 रेज़्ड पावर 2018 +1। अब साथ में इसको सेपरेट डिवाइड करो। हमने इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर दी और इसकी मल्टीपल इसके साथ कर दी, ये बना। अब देखिए जब फर्स्ट फैक्टर को सेपरेट डिवाइड करोगे तो 2 का स्क्वायर 2 रेज़ पावर 2018 +1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2018 +1 माइनस में ये आ गया, यार -4 +1 यानी -3 डिवाइडेड बाय सम व्हाट 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2018 +1, ये कैंसिल हो गया।
4 माइनस, देखिए 4 में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी कम हो रही है, 4 माइनस अ पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 या 3 से मतलब इसका आंसर 4 से छोटा आएगा, और 4 से छोटा आएगा तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो अपने पास में आ गया किसके इक्वल, 3 के इक्वल आ गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब ये 3 कैसे बना, देखिए 3 ऐसे बना 2 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1। अगले वाले का जो इंटीग्रल पार्ट है इसका कितना आएगा, फर्स्ट वन का मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, फर्स्ट वन का है अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस 1। अगले वाले का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वन का इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। उससे आगे वाले का 5 का स्क्वायर माइनस 1, और उससे आगे वाले का आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। सो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3, यहाँ पे कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 आ गया। ये आ गया 16 माइनस 1 कितना आया 15 आ गया। ये आ गया 24 एंड दिस वन आ गया 35। सभी को ऐड कर दीजिए और चेक कर लेते हैं हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है। ऐड के लिए बिल्कुल बेसिक, कहीं गलती मत करना, कई बार क्या बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो सुनिए 5 + 4 9, 9 + 5 कितना हो गया 14, 14 + 8 कितना हो गया 22 + 3 25। इट मीन्स ऑप्शन या तो आएगा बी और या फिर आएगा ऑप्शन डी। 25 का 5 लिखा, 2 अपने पास में कैरी आ गई, और 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो आंसर आ गया आपका 85। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेट आर बी द रिमाइंडर व्हेन 2021 रेज्ड पावर 2021 इज डिवाइडेड बाय दिस, देन आर लाइज बिटवीन व्हाट इंटरवल। मतलब रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिससे हम रिमाइंडर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी आसानी के साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो सेकंड्स का काम है। इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 20 का स्क्वायर, अक्सर बच्चे छोटी सी गलती हो सकती है, मैं आपको शेयर करूंगा कहाँ बच्चे गलतियां कर सकते हैं, वो पॉइंट पे ध्यान देना। मुझे क्या करना है 2021 को ब्रेक करना है इसके टर्म्स में 2020 में। तो इसको आप क्या लिखोगे 1 + 2020 रेज्ड पावर कितना लिखा 2020, और 2020 का स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लिख देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होगी 1 + x रेज्ड पावर n इक्वल्स टू, आता है अपने पास में NC0 यानी 1 + nx आ गया, फिर आ गया NC2x का स्क्वायर, फिर आ गया NC3 × x³ एंड अप टू सोन चलता जाएगा। अब इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं x = 2020। अगर हम x की जगह 2020 सब्सटीट्यूट करोगे तो आप इसके बाद वाले सारे फैक्टर देखिए 2020 के स्क्वायर आ गए। x की जगह जब मैं 2020 सब्सटीट्यूट करूंगा, और n भी अपने पास में कितना है, हियर n = 2020 एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2020, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 + 2020 × 2020 आ गया। इसके बाद जितने भी टर्म्स आ रही है आप देख पा रहे हो कि 2020 का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया एंड हायर पावर आएगी, और इसको डिवाइड करना है हमें 2020 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स है सभी में देखिए 2020 का स्क्वायर आ रहा है, तो सब के सब इससे कैंसिल आउट होगी। रिमाइंडर आपका कितना बचा 1, और 1 जो है वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है 0 और 5 के बीच में। सो ऑप्शन आपका कितना आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, और रिमाइंडर 1 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट जो वो लाई करेगा इस इंटरवल में। कई बार बच्चे गलती यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जो 2020 है ना इसको एक बार ही काउंट कर लेते हैं कई बार बच्चे, तो बाय मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इसमें गलती हो सकती थी। इसके बाद वाले कई बार हम ये सोचते हैं कि इसके बाद वाले टर्म्स तो 2020 का स्क्वायर आएगा तो रिमाइंडर आपका ये बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ABC, द एल्टीट्यूड AD एंड द मीडियन AE डिवाइड एंगल A into 3 इक्वल पार्ट्स
इफ बी सी इक्वल टू 28 देन द नियरेस्ट इंटीजर टू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना है। जनरली बच्चे क्या ज्योमेट्री से डरते भी हैं, तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो टेक्निक समझिए कैसे करते हैं। एंगल ए को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेट ए बी सी। साथ में एल्टीट्यूड ए डी और एक मीडियन भी दे रखा है। यहाँ से एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और एक इसका मीडियन हम मार्क कर लेते हैं, लेट दिस वन बी इट्स मीडियन। एल्टीट्यूड ए डी दिया हुआ है एंड ए ई बी इट्स मीडियन। और साथ में जो ये तीनों इक्वल एंगल्स में डिवाइड करा, लेट थीटा थीटा थीटा, वर्टेक्स ए को इन तीनों ने क्या किया, इक्वल पार्ट्स इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया। ऑल्सो बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है, 28 दिया हुआ है। अब ए ई उसका मीडियन है, तो इसका मतलब बी ई का वैल्यू कितना हो गया अपने पास में, लिख लेते हैं हम लोग 14 आ गया, क्योंकि बाइसेक्ट कर देगा। लेट अब एंगल को कुछ ना कुछ ट्रीट कर लेते हैं। लेट एंगल मैंने ये ले लिया अल्फ़ा, ये एंगल कितना लिया, अल्फ़ा, ये 90 है। या एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा के बजाय कुछ दूसरा एंगल देखिए, सीधा डायरेक्ट कम से कम वेरिएबल लेने की कोशिश करते हैं। ये 90 है, ये 2 थीटा हो गया, तो इसको 90 माइनस में 2 थीटा कर देते हैं, आसान हो जाएगा इससे। और ये वाला एंगल देखिए, ऊपर वाला थीटा है, ये 90 है, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। ये भी थीटा है, ये 90 है, तो इसको ले लेंगे 90 माइनस थीटा। अब एक बात और देखिए, ट्राइंगल जो है इसमें हमें हर एक स्टेप के ऊपर ध्यान देना है। ट्राइंगल ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल हमारे पास में, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा है, तो इट मीन्स ए डी, और दूसरा ये जो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, इट मीन्स ट्राइंगल ए ई सी जो आ रहा है वो आपके पास में आइसोसेल्स ट्राइंगल आ गया। ए ई सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल आ रहा है तो इट मीन्स ए ई इक्वल्स टू हमारे पास में ए सी आ गया, साथ में ये एंगल भी बराबर है, तो इट मीन्स ई डी जो आ रहा है, ई डी जो आएगा वो किसके बराबर हो गया, डी सी के इक्वल हो गया। ई डी इक्वल टू डी सी एंड ईच इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 यूनिट्स। अब हमें ट्राई करना है कि अगर किसी तरीके से थीटा एंगल निकालने में हम कामयाब हो गए, तो इसने पूछा था ए बी प्लस ए सी, इसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो हमें थीटा एंगल निकालने की कोशिश करनी है। थीटा एंगल आने के बाद आपको ए बी और ए सी जो है हम आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, टेंजेंट टेन थीटा लगा दो इसमें, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये हमारे पास में ये 14 है, ये 7 है, तो टेन थीटा हम लगा देते हैं इसमें। 1090 माइनस में 2 थीटा, 1090 माइनस में 2 थीटा, कॉट 2 थीटा दे देगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ए डी ओवर कितना आ गया, बी डी, बी डी अपने पास में कितना हो गया, 21 हो गया, और यहाँ से 10 थीटा निकाल लो। 10 2 थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 21 डिवाइडेड बाय ए डी, से इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार और हम छोटे वाला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी ई, इसमें लगा देते हैं 1090 माइनस थीटा, अगेन लगा दो। इन ट्रायंगल ए डी ई, तो 1090 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए डी और आ गया 7, क्योंकि थीटा निकलेगा ए डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू ये भी ए डी बाई 7 आ गया, और यहाँ से कॉट को लिख दीजिए 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू आ गया ए डी ओवर 7, और ए डी का जो वैल्यू है वो अपने पास निकला 7/10 थीटा। अब इस ए डी का वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब जब इसका वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो tan 2 थीटा का यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ गया 21 बाय ए डी अपने पास में आ रहा है 7 और ऊपर चला गया tan थीटा। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया,
1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 2/3 और टेन थीटा का वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1/3 और यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 1/√3। 1/√3 का मतलब देखो थीटा एंगल जो है वो आया 30 डिग्री। अब थीटा एंगल 30 डिग्री आ चुका है, थीटा एंगल 30 डिग्री आ गया तो अब हमें निकालना है यहाँ से ए बी का वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास बी डी भी दे रखा है, ये निकालना है और ये एंगल भी मुझे पता है। नाउ मुझे चाहिए ए बी। ए बी के लिए मैं लगा देता हूँ साइन का फॉर्मूला, साइन 90 माइनस में 2 थीटा इक्वल्स टू आया, या कोस का लगा देते हैं, डायरेक्टली कोस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अपने पास बी डी दे रखा है। कॉस ऑफ 90 माइनस में 2 थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो ये हो गया 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई अपने पास बी डी आ रहा है आपके पास में 21 डिवाइडेड बाय आ गया ए बी, और ये कॉस 90 माइनस 60 यानी कॉस 30 और कॉस 30 का वैल्यू आ गया √3/2 इज इक्वल्स टू 21 ए बी, और ए बी का जो वैल्यू है वो हमने निकाल दिया 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। एक साइड हम निकालने में कामयाब हो गए। अब हमें निकालना है दूसरी साइड ए सी का वैल्यू। ए सी निकालना है तो सिंस ये वाला एंगल थीटा आपके पास में 30 आ रहा है, डी सी हमें पता है और इसमें भी हम लगा देते हैं कॉस का। सो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कौन से ट्राइंगल में यूज़ करेंगे, ए डी सी में। इन राइट ट्राइंगल ए डी सी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 30 इक्वल्स टू किसके बराबर आया, डी सी 7 आ रहा है बाय ए सी आ गया 7 ओवर ए सी। कॉस 90 माइनस ये आ गया आपके पास में साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ इज इक्वल टू 7 बाय ए सी। ए सी का वैल्यू हमारे पास मिला 14। अब इसके बाद ए बी प्लस ए सी को निकाल लेंगे। नाउ ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिखा √3 इंटू √3 इंटू में 7, तो ये आया 14 √3 प्लस आ गया 14। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। √3 की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा, √3 की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी आ गई 1.732, या 14 कॉमन ले लो और √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732 प्लस कितना आ गया 1, और इसके जब प्रोडक्ट करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारे पास में आया 38 पॉइंट समथिंग, और 38 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 38.248 के अप्रोक्सीमेट आया। एंड नाउ इट्स इंटीग्रल वैल्यू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू आया 38 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ठीक ध्यान से अटेम्प्ट जरूर करना है। हर एक पॉइंट को केयर करो, कहाँ पे कैसे क्या कैलकुलेट किया है और उसके बाद इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो आया है चैप्टर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ लेटर्स A1 A2 A3 A4 A5 इन विच द फर्स्ट लेटर A1, मतलब 5 लेटर हमें दिए हुए हैं A1 A2 A3 A4 A5। A1 आपके पास यहाँ नहीं आना चाहिए, A2 हमारे पास यहाँ नहीं आना चाहिए, तो कितने तरीके से इन A1 A2 A3 A4 A5 को हम अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज का देखो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन वो आ गया आपके पास 5 फैक्टोरियल। अब अगला केस क्या करते हैं, जब A1 अपने पास फर्स्ट प्लेस पे आया हो, A1 कौन से प्लेस पे आ गया, फर्स्ट प्लेस पे आया, तो बाकी को अरेंज कर दीजिए। बाकी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट केस में जब A2 हमारे पास में इस प्लेस पे आया होगा, तो इनको हम क्या करेंगे, कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ये दोनों केस माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला है A1 यहाँ पे नहीं आ सकता, A2 यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये दोनों केस हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस क्या हो गया, जब
A1 अगर मान लो इसकी बजाय इस प्लेस पे आ जाए, मतलब वो केस भी यहाँ सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो A1 अगर अपने पास में सेकंड प्लेस पे आ जाए और A2 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, तो वो वाले केस हमारे इन दोनों में सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जबकि हमें उनको एक बार ऐड करना होगा। वो ऐड करने के लिए क्या हुआ, जब आपके पास में A2 यहाँ पे आ जाए, A1 यहाँ पे आ गए, तो 3 लेटर है, 3 लेटर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। सो रिक्वायर्ड परमुटेशन आ गया 5 फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल प्लस आ गया 3 फैक्टोरियल, और ये 120 माइनस आ गया 48 प्लस 6 एंड विच इज इक्वल्स टू 78। ये आपका फाइनल आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से आया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसमें से बेसिकली क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर m बुक्स in black color, black cover and n books in blue cover and all books are different. The number of ways these m plus n books can be arranged on a shelf so that all the books in the black cover are put side by side. ब्लैक कवर की जो बुक है वो हमारे पास में साइड बाय साइड। मान लो मेरे पास ब्लैक कवर की बुक कितनी है, m बुक्स है, m बुक्स ब्लैक कवर। इनको टाई कर लो, इनको बांध लो सबको, और इसके साथ में क्या है, n बुक्स और अपने पास में 1 2 3 एंड अप टू सोन n बुक्स। ये है आपके पास में ब्लू कलर की और ब्लू कवर। अब इन सभी ब्लैक बुक को एक साथ आनी चाहिए, तो इन सबको हम टाई कर लेंगे, इनको बांध लेंगे एक साथ, इनको ट्रीट करो 1 की तरह, और n ये है। अब जैसे ब्लैक कवर वाली जितनी भी बुक है इन सबको हमने टाई कर लिया, ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन एक साथ आए, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए आपके पास में, 1 प्लस n, दैट मीन्स n प्लस 1 ऑब्जेक्ट हो गए। अब n प्लस 1 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया, इनटू एक टास्क और पेंडिंग रह गया, m बुक्स जो है ब्लैक कवर वाला वो आपस में एक्सचेंज तो हो सकती है, तो आपस में कितने तरीके से वो अंदर इंटरचेंज हो सकती है, m फैक्टोरियल आएगा। सो ये इसका आंसर आ गया आपके पास m फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। कितना आसान सा टेक्निक है, सीधा सीधा आप आंसर ले आओगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बेसिक क्वेश्चन लग रहा है कि 5 डिजिट नंबर ABCDE when multiplied by 9 gives the 5 डिजिट नंबर। लेकिन इसमें देखो क्या हुआ, 5 डिजिट का एक नंबर दे रखा है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके डिजिट क्या हो गए, रिवर्स हो गए, लेकिन डिजिट नंबर जो है वो भी 5 डिजिट का ही होना चाहिए। ABCDE इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास डिजिट जो है वो आप रिवर्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो बेसिक अप्रोच का क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना इसको डायरेक्टली, मतलब किसी लॉन्ग कट या किसी प्रोसेस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ट्राई कर लेना, नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब ए जो आ रहा है, ए हमारे पास ये 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आया तो ये 6 डिजिट का नंबर हो गया, कुछ और आया तो फिर ये क्या होगा 6 डिजिट का नंबर। इट मीन्स ए आपके पास 1 आया, ए 1 आया तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और यहाँ 1 कब हो सकता है, जब आपके पास E 9 आए, है ना मजे वाली बात। तो इट मीन्स ए तो अपने पास में कितना आ गया 1, और ई अपने पास में क्या होना चाहिए 9, मल्टीप्लाई इसको करना है 9 से, और यहाँ पे आपके पास डिजिट आ गया 1। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगला डिजिट क्या होगा, और मैंने आपको ये भी बोला था आगे। अब इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करोगे, देखो 2 डिजिट हमने निकाली है, केवल आपको 3 डिजिट और फाइंड आउट करने हैं, तो 3 डिजिट ट्राई कर लीजिए, और वो आएगा आपका 1098 और आ जाएगा 1098। अब मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, 81 हो गया, 8 कैरी आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 72 प्लस 8 80 हो गया, अगेन 8 कैरी, और 91 प्लस 8 कितना आ गया 89, और ये डिजिट आपके रिवर्स हो गए इस तरीके से। तो इसको तो मतलब डायरेक्टली आप कॉमन सेंस का यूज़ करोगे निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर विद नो डिजिट बीइंग 0। मतलब ए उन सभी 4 डिजिट के नंबर आ रहे हैं जिसमें कोई भी डिजिट 0 नहीं है, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को। एंड बी जो है वो सबसेट आ रहा है ए का, कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर एक्स सच दैट नो परमुटेशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स गिव्स अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब एक्स बी जो है वो सबसेट आ रहा है ए का, इसमें
सारे नंबर वो हैं जिनका कोई भी परमुटेशन जो आ रहा है डिजिट्स का वो डिविजिबल नहीं हो रहा 4 से, जो किससे डिविजिबल नहीं हो रहा 4 से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग अ नंबर फ्रॉम बी विद ऑल इवन डिजिट, तो यानी बी में से नंबर निकालना है। बी उन सभी 4 डिजिट का नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता। अब उसमें से उन नंबर्स को ड्रॉ करना जिसके सारे के सारे डिजिट्स क्या होते होंगे, इवन होते होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवर्स सोचते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑल इवन डिजिट जो सेट बी है इसके अंदर सारे वो नंबर आ गए, 4 डिजिट के नंबर है, लेकिन उसके सारे वो जो नंबर्स है वो उनका कोई भी परमुटेशन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बी सेट के अंदर कोई भी एक नंबर ले लूँ 4 डिजिट का, लाइक 1 2 3 4 ले लिया, तो इसका कोई परमुटेशन जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो परमुटेशन अब और कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है वो भी देख लेते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे मान लो इनको हम अरेंज करें 1 3 यहाँ पे आ गया, 2 4 ये आ गया, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स इनका जो परमुटेशन आएगा, इनका जो परमुटेशन आ रहा है डिजिट्स का वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके के नंबर हमें नहीं लेने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसको ट्राई कैसे किया जाए। लेट बी हम सेट ले लेंगे जिसके अंदर इवन डिजिट आ जाए, इज ए सेट हैविंग इवन डिजिट। इवन डिजिट्स कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 एंड 8 आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वो 4 डिजिट के नंबर निकाल लेंगे जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो सबसे पहला नंबर अगर मैं इसके पेयर की बात करूं, बी हमने वो सेट लिया जिसमें सारे के सारे इवन डिजिट है। अब इवन डिजिट है तो इसमें हम वो नंबर निकालेंगे जो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए एक तो 4 नहीं आना चाहिए और एक दूसरा 8 उस नंबर में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से आगे जो नंबर बनेंगे वो एक 2 से बनेंगे और एक 6 से 4 डिजिट के नंबर बना लो। पहला नंबर आ गया ये। दूसरा नंबर अगर मैं ले लूँ ये भी ले सकते हैं। तीसरा क्या आया, 2 2 6 6 कर लें। इनका पॉसिबल अरेंजमेंट अगर लास्ट के 2 डिजिट में कुछ भी बना लूँ, जैसे मान लो पेयर बनाया मैंने 22 का बना लिया, 62 का बनाया, 26 का बनाया, 6 बनाया, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे। तो इससे ऐसे कितने नंबर आ गए, इसके आगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 24 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 6 केस, प्लस एक ये वाला केस आ गया और एक ये वाला केस आ गया। तो ये हमारे पास केस कितने हो गए यहाँ से 8। अगला देखते हैं, अगर मान लो 222 आ जाए और एक 6 आ जाए, यहाँ पे भी पॉसिबल पेयर बनाओगे लास्ट के 2 डिजिट 26 आ जाए, 62 आ सकता है या 22 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी, इससे जितने भी नंबर बनेंगे कोई भी नंबर जो है वो आपका उससे डिवाइड 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे कितने नंबर आ गए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 केस ही आ गए। क्लियर? अगला केस सेम, अब मैंने 222 किया था तो अगली बार मैं 2 6 कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही पॉसिबिलिटी बन जाएगी बट नंबर आपका चेंज हो गया। यहाँ से भी कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो टोटल ये आ गया 4। 4 + 4 कितना, 8। 8 + 8 कितना आ गया, 16 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था हमें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग ए नंबर बी फ्रॉम बी विद ऑल डिजिट्स इवन, और सारे के सारे डिजिट्स इवन होने चाहिए। और साथ में क्या बोल रहा है कि ए, स्टार्टिंग में एक बार फिर हम देखते हैं इसको, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर विद नो डिजिट बीइंग 0। लेट बी सबसेट आ रहा है ए का, कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर एक्स सच दैट नो परमुटेशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स गिव्स ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो बी हमारे पास में अब बहुत सारे केस हो जाएंगे। बी सारे वो नंबर है 4 डिजिट के नंबर जिनका जो परमुटेशन आ रहा है वो 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग ए नंबर बी फ्रॉम विद ऑल इवन डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, उन प्रोबेबिलिटी निकालनी, बी में से नंबर निकालें कि जिसके सारे के सारे डिजिट्स क्या होते होंगे, इवन आते होंगे। अब अगला केस देखते हैं, 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना, कहाँ से बनाना है, 1 2 3 4 एंड अप टू 9 तक। उसमें से कितने केस पॉसिबल होंगे जो 4 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना? तो पहला केस ले लेते हैं,
जब हमारे पास में चारों के चारों डिजिट्स ऑड आ जाए, केस 1, इफ ऑल डिजिट्स आर ऑड, 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऑड डिजिट का सम, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1 3 5 7 आ गया, तो इनमें से कोई भी नंबर जो परमुटेशन बनेगा वो आपके पास में 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो टोटल कितने नंबर आ गए हमारे पास में, इसका मतलब ये हो गया इस प्लेस को, और एक और नंबर 9 भी आपके पास में है, तो इस प्लेस को फिल कर पाएंगे 5 वेज, इसको फिल कर पाएंगे 5 वेज, इसको फिल कर पाएंगे 5 वेज, और इसको फिल कर पाएंगे 5, तो 5 रेज्ड पावर 4। अगला केस, अगर मैं चारों के चारों डिजिट इवन ले लूं, केस 2, इफ ऑल डिजिट्स आर इवन। अब इवन के केस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इवन के केस में हमारे पास में क्या है, ये हम निकाल चुके हैं, इफ ऑल डिजिट्स 4 डिजिट्स आर इवन, इवन के हम ऊपर वाले केस निकाल चुके हैं, ये 16 आ रहा है अपने पास में। अगला केस लेंगे जब 3 हमारे पास में क्या आ जाए, ऑड नंबर आए, केस 3, इफ 3 ऑड एंड 1 इवन, 3 ऑड और अगर एक इवन नंबर आ जाए, तो उस केस में देखिए, इवन नंबर के केस में देखो, अगर 2 आ जाए एंड 6 आ जाए, और कोई भी अगर एक ऑड नंबर आ गया, तो इनके साथ जो पेयर बनाएगा वो अपने पास 4 से डिवाइड हो जाएगा, जबकि हमें सारे वो केस निकालने हैं जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक ऑड नंबर जो पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी, मान लो अपने पास 2 और 6 को छोड़ दीजिए, बचा कौन कौन सा, 4 और 8 रह गया। 4 और 8 को अगर मैं 3 किसी भी ऑड नंबर के साथ पेयर ले रहा हूँ, मान लो 1 3 5 आ गया और एक 4 आ गया, ठीक है, तो अब इनके कोई भी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके पास 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब 4 और 8 में से एक नंबर को हमें चूज करना है इवन को, उसको कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 2C1। अब अगली बात पे आ जाओ। अगले केस में अब हमारे पास में देखो, एक डिजिट हमने निकाल लिया और 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगली बार इस इवन, जो हमने इवन नंबर निकाला, इसको पुट करने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास में, 4 स्पेस ओपन है, तो 4 में से एक जगह पे उस एलिमेंट को फिल कर देंगे, कहीं पे भी फिल कर दो। अब इसके बाद रिमेनिंग कितने प्लेस बचे, 3, और आपने ऑड नंबर कितने निकाले हुए हैं, 3, तो उन 3 जगह को कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, 5 × 5 × 5। सो टोटल ये आपका बना 8 × 125 और ये आ गया 1000। सो टोटल बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास में, मतलब रिक्वायर्ड अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने हो गए, 1000 प्लस कितना आया अपने पास में, यहाँ 5 रेज्ड पावर 4 निकाला मैंने, और ये आ गया आपके पास में 625 प्लस आ गया 16। अब ऊपर आ जाओ फेवरेबल केस। फेवरेबल केस में ये कह रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग ए नंबर फ्रॉम बी विद ऑल इवन डिजिट्स। तो नंबर बी निकालना है जिसके इवन डिजिट है, जो हम स्टार्टिंग में केस डिस्कस कर चुके थे, उसमें कितने आ गए, 16 पार्ट आ गए, यानी 16 नंबर आ गए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 16 डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर्स को ऐड कर दीजिए 1641, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 5 है, जिसमें दिया ट्राइंगल ABC भी है, ट्राइंगल सच दैट AB लेट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम ले लेते हैं, A वर्टेक्स आ गया, B आ गया और C आ गया। AB का लेंथ आपको दिया हुआ है 4, BC का लेंथ आपके पास में आ रहा है 5, CA 6, DEF ऑन, इसके ऊपर एक D पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे BC पे E आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, F आ गया, F पॉइंट। ये कह रहा है कि सच दैट AD का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, ये 2 है टोटल, ये भी 2 रह गया। BE आपके पास में 3 दे रखा है, तो ये 3 हो गया, ये कितना रह गया, 2 रह गया। और CF कितना दिया हुआ है, ये 4 दे रखा है, CF हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है।
तो ये 4 दे रखा है, ऊपर वाला कितना रह गया, 2 रह गया। अब इससे ट्राइंगल बना लो, DEF जो है वो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो या पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। इसके बाद ये इसने पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इस ट्राइंगल का एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशो पूछा है। तो रेशो निकालने का पर्पज़ ये था कि भाई ये साइड्स, ये साइड, ये और ये वाली साइडें हमें पता है, लेकिन ये साइड मुझे नहीं पता, ना मुझे ये साइड पता, ना मुझे ये वाली साइड पता। अगर हम ये साइड्स आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए तो इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन हम ट्रिक यूज़ करेंगे इसमें। क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकाल लो। सेम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और इस ट्राइंगल का एरिया और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इनका एरिया का रेशो ले लेंगे। फिर क्या होगा, इसका बेनिफिट देखो हमें क्या होगा। नाउ लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको रिप्रेजेंट कर लो डेल्टा से। किससे डिनोट कर दिया इसको हमने, डेल्टा से। अब देखो सिमेट्री क्या कह रही है, इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकालूंगा तो इस ट्राइंगल का एरिया, जब हमें दोनों साइड पता है, मुझे ये साइड और ये वाली साइड अगर पता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ दीज इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये लगा लेंगे क्योंकि हमें दोनों ये साइडों का लेंथ हमें पता है। सो यहाँ पे यूज करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, हाफ प्रोडक्ट आएगी इन दोनों साइड्स की इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो हाफ 2 इंटू 2 इंटू आ गया साइन A। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का, और इसके बाद निकालेंगे इस ट्राइंगल का। सिमिलरली मैंने ये कहा था, जब इस ट्राइंगल का एरिया निकाला तो इसका इसके विद रिस्पेक्ट में भी एरिया निकाल देना। सो डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ABC का जो एरिया होगा वो अपने पास यहाँ से वैल्यू देगा हाफ, 4 इंटू 6 इंटू आएगा साइन A। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ट्राइंगल एरिया जो आ रहा है ट्राइंगल ADF का, वो हमारे पास में आ गया डेल्टा बाय 6 से इक्वेशन नंबर 1। अब इसी केस से हम वर्टेक्स B पे जो ट्राइंगल मिल रहा है, सिमिलरली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BD एंड E ओवर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। PDE का एरिया आ गया हाफ इनटू इन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, 2 इंटू 3 इंटू आ गया साइन B, और आ गया मेरे पास में BCA जो ट्राइंगल आ रहा है, सेम आएगा हाफ इंटू ले लो आप से 5 और इंटू आ गया 4 इंटू आ गया साइन B। साइन B से साइन B कैंसिल, यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एरिया जो आ रहा है ट्राइंगल BDE का, विच इज इक्वल्स टू 3/6 डेल्टा, 3/10 डेल्टा से इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। थर्ड केस लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF ओवर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB। CEF का एरिया हाफ, 2 इंटू 4 इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स साइन C, डिवाइडेड में आ गया हाफ, 5 इंटू 6 इंटू साइन C। साइन C कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी अपना कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से मिला हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF विच इज इक्वल्स टू 4/15 डेल्टा से इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद सुनो, अगर मैं इस ट्राइंगल ABC के एरिया में से इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर दूं तो मुझे बीच वाले ट्राइंगल का एरिया मिला, और यही ये पूछ रहा था। तो इट मीन्स
नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, डेल्टा में से हम घटा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। नाउ रिक्वायर्ड एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के एरिया में से कौन कौन से ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, जो कॉर्नर या वर्टेक्स के ऊपर ट्राइंगल मिल रहे हैं, इसका और इसका एरिया घटा देंगे तो ये बीच वाले ट्राइंगल का एरिया मिला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF माइनस आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और माइनस आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपने पास में डेल्टा आ रहा है, ADF का एरिया कितना आ गया, डेल्टा बाय 6 आ गया, और BDE का एरिया कितना आ गया, 3/10 डेल्टा, और वो आ गया माइनस में 4/15 डेल्टा। इसके बाद देखिए डेल्टा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 90 इसका LCM आ रहा है, 90 LCM आ गया, और यहाँ पे अपने पास बचा कितना, ऊपर आ गया आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 90 माइनस में 66। और पूछा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ओवर आ गया डेल्टा, डेल्टा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को, इक्वल्स टू बचा अपने पास में 24/90, और ये आ गया आपके पास में 4/15, और 4/15 आपके पास देख लो कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में, और जिसमें 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग x³ + y³ इक्वल्स टू 65। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इंटीग्रल वैल्यू के जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार क्या ज़्यादा सोचते हैं तो गलत हो गया, और कई बार अगर नहीं भी सोचा तो छोड़ के आगे, लेकिन करना ज़रूर है। पॉसिबिलिटी देखिए 65 आ रहा है, तो 65 पॉसिबल कब हो सकता है, जब ये 2 नंबर के क्यूब का सम है, 2 इंटीग्रल वैल्यू के क्यूब का सम है। तो वो आपके पास 1 + 4 का क्यूब हो सकता है, 1³ + 4³, या फिर आपके पास हो सकता है 4³ + 1³। बाकी वैल्यूज़ का अगर मैं क्यूब करूँगा तो डिफरेंस क्या होता है, वो 65 से ग्रेटर हो जाएगा या लेस रह जाएगा। सो यहाँ पे केवल और केवल आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। एक आएगा 1,4 और दूसरा आएगा 4,1। कई बार ज़्यादा सोचा तो खतरनाक हो गया, कई बार कम सोचा तो मतलब छोड़ दिया, या सोचा ही नहीं तो छोड़ दिया। बट ऐसे नहीं करना, ट्राई आपको ज़रूर करना है। सो इसका आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है बॉटल इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन विद हाइट h। तो एक राइट सर्कुलर कॉन बना लेते हैं जिसका हाइट कितना है, h दिया हुआ है। इसका टोटल हाइट h, स्मॉल h, कंटेन सम वाटर, इसमें कुछ पानी भी आ रहा है। व्हेन इट्स बेस इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस द हाइट ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द वाटर लेवल इज ए यूनिट्स। मान लो वाटर लेवल यहाँ तक आ रहा है, वाटर लेवल यहाँ तक आ रहा है, तो इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, ये दिया हुआ है, ये आपके पास a है, ठीक है। तो मैं इसको मिला लेता हूँ और साथ में इसका बेस का रेडियस r ले लिया, और यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है इसका रेडियस हमने ले लिया r1, और साथ में लेट दिस एंगल, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं थीटा, वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो हम थीटा ले लेंगे। अगले केस में इसी कोण को इसने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद देखते हैं कैसा पिक्चर आएगा। मान लो ये कोण आ गया हमारे पास, इसको रिवर्स कर दिया इसने। हाइट अगेन आपके पास h ही रहेगी क्योंकि सेम हाइट का ही कोण है। When it is kept upside down, the height of the base from the water level, height of the base का जो हाइट होगा, ये बेस था इसका, फ्रॉम वाटर लेवल, वाटर लेवल अपने पास में मान लो ये पानी, इसको रिवर्स किया तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ये पानी का लेवल हो गया। सेम मैं वर्टेक्स को इससे मिला दिया लाइन को, और यहाँ इसको मिला दिया।
आपके पास अगेन ये तो बेस का रेडियस सेम रहेगा, लेकिन ये जो हाइट आ रही है ये हाइट कितनी होगी, कह रहा द हाइट ऑफ बेस फ्रॉम द वाटर लेवल इज a/4 यूनिट्स। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो गए कि कौन से वाला दे रखा है, तो ये हमारे पास बेस तो ये था और वाटर लेवल ये, तो इसका हाइट कितना हो गया, a/4 हो गया, a/4। और अब आपको निकालना क्या है, देन द रेशो h/a का रेशो हमें फाइंड आउट करना है, h/a इसका रेशो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स ट्राई। बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, और ये टॉपिक रिलेट भी कर रहा है एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल ये भी थीटा ही ले लेते हैं। यहाँ पे इसकी रेडियस कुछ ना कुछ R1 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ, R2 आएगा। अब ये जो ट्राइंगल होगा और ये वाला ट्राइंगल है, इसमें सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो लगा देंगे, और ये जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब इसमें एक समझने वाली जो पॉइंट है, अक्सर जो बच्चे मिस कर देते हैं, वो मिसिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए मिसिंग पॉइंट कि जो इस वाटर का वॉल्यूम है वो दोनों केस में तो सेम रहेगा, चाहे उसको अप करो या डाउन करो, तो वॉल्यूम जो है हमें वो कंपेयर करना है, इन दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना, आपको ये याद रखना है। सो वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए जरा देखते हैं, अब इसमें दोनों में सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं। सिमिलर ट्राइंगल नेमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो ट्राइंगल होगा इस वाले के सिमिलर होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम कंपेयर कर लेंगे। ए क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय पूरी साइड, दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R आ गया। अब यहाँ से एलिमिनेट, हमने अननोन जो पैरामीटर लिया है उसको आपको एलिमिनेट करना है, अननोन जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ से R1 का वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि R1 हमने लिया था, R1 का वैल्यू आ गया AR/H एंड से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब दूसरे वाले कोण पे आते हैं। दूसरे वाले कोण में क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपके पास में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आई अपने पास, डिस्टेंस भी हमें चाहिए, ये आ गया h माइनस में a/4, h माइनस में a/4 या 4h माइनस a डिवाइडेड बाय 4 हम लिख सकते हैं। सो इसमें भी लगा दो सिमिलर ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो 4h माइनस a/4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, h आ गया, इज इक्वल्स टू कितना मिला, R2 डिवाइडेड बाय R आ गया। क्लियर होगी बात। अब इसको फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमें अननोन पैरामीटर आपके पास में अगेन क्या है, R2 को एलिमिनेट करना है। R2 का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास R इंटू 4h माइनस a डिवाइडेड बाय 4h आ गया। क्लियर हो गया। अब अगला फंडा हमें क्या यूज़ करना है, देखो R1 और R2 ये हमने निकाल लिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से लिए हैं पैरामीटर, तो इनको लास्ट में रिमूव भी करना होता है। अगला कॉन्सेप्ट सुनिए, और एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है, कई बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस कर देते हैं कि यार कौन से डेटा कंपेयर करें। अब वॉल्यूम जो है इस केस में और इस केस में तो सेम रहेगा वाटर का, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, और दोनों केस में जो वॉल्यूम होगा वो बराबर रहेगा। बट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, दोनों केस में सेम रहेगा। तो पहले वाले केस में जो पानी का वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, इस कोन के वॉल्यूम में से इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम घटा दो, तो ये बच गया, और दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाले में पानी का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो इस पूरे कोन के वॉल्यूम में से इस ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई r²h, पाई r²h, ये पहले वाले का आ गया, माइनस में जो ऊपर छोटे वाला कौन बन रहा है इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, पाई r किसका R1 आ गया, और h कितना उसका हाइट आपके पास में a दिया हुआ है, ये फिट है, इक्वल्स टू दूसरे वाले में वॉल्यूम कितना आ गया 1/3 पाई r², r कितना है अपने पास में R2 का स्क्वायर, और h हाइट कितना है, h अपन ऑलरेडी इसका निकाल चुके हैं, h माइनस a डिवाइडेड बाय 4, ये इसका हाइट हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब देखिए पाई/3 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो पाई बाई 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अपने पास आ गया आर स्क्वायर एच माइनस R1 किस का वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 किस का वैल्यू पुट करें तो ये आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू ए आ गया इक्वल टू पाई बाई 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ R2 किस का वैल्यू पुट कर दो तो आर स्क्वायर 4h माइनस ए डिवाइडेड बाय आ गया 4h और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर इनटू आर आपके पास h माइनस ए बाय 4। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद कैंसिल हो गया। जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा था वो फैक्टर आपका एलिमिनेट हो गया यहाँ से। तो आर स्क्वायर हमारे पास कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये भी अपने आप कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या आपके पास वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए आर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा कितना h माइनस में आ गया ए क्यूब डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर आ गया और आर स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर दो इसको तो 1 माइनस ए बाय एच का होल स्क्वायर आ रहा है इनटू आ गया h माइनस में ए बाय एच आ गया। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट कर लीजिए इसकी h माइनस या एक काम करो हमें a बाय एच का रेशियो तो निकालना है या h बाय ए का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो इसको h बाय ए में ही क्वाड्रेटिक या बाय वो इक्वेशन बना लेते हैं। तो h बाय ए में क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब यहाँ से मैं ऊपर से a कॉमन ले लेता हूँ। a कॉमन लूँगा तो यहाँ पे h बाई ए आ गया। यहाँ पे कितना आ गया ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू यहाँ अपने पास आ रहा है 1 माइनस ए बाई एच का होल स्क्वायर हो गया। इसे कोई चेंज नहीं करना और मैंने यहाँ से a कॉमन लिया था तो वो यहाँ पे a जो होगा फैक्टर a मैंने बाहर लिया था इधर तो यहाँ पे a आके इसके डिवाइड में आ गया। a डिवाइड में आ गया तो ये बना के आपके पास में यहाँ आ गया h बाई ए माइनस आ गया 1 बाय 4 आ गया। अब ये आपके पास h बाई ए में इक्वेशन बन गई है। क्लियर हो गया ना। अब h बाई ए में इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। चाहो तो आप इसकी प्रोडक्ट कर लो या लेट h बाई ए का हमें रेशियो निकालना है इसको हम r के इक्वल ले लेंगे तो r माइनस 1 बाय आर स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू आ गया ये 1 बाय आर का होल स्क्वायर आ गया और ये आ गया r माइनस 1 बाय 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाद हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो ये अपने पास इक्वेशन आ गया आर स्क्वायर माइनस आर बाय 4 माइनस 21 बाय 16 एंड इज इक्वल टू 0 और यहाँ से r की जो वैल्यू होगी r आएगा 1 बाय 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 16 प्लस आ गया 21 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r अपने पास क्या है h बाय ए रेशो जो कि क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव के लिए आ गया 1 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करना, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी या कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 65 एंड ये भी अगेन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें रॉन्ग अगर आंसर आपने दिया तो 0.5 आपका कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से देना, देखा करो कि कहाँ ट्रू फॉल्स पूछा है। इफ़ n इज ए कंपोजिट नंबर देन n डिवाइड्स। अगर n एक कंपोजिट नंबर आ रहा है तो क्या n इसको डिवाइड करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर n सच दैट n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइड्स n फैक्टोरियल। वो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ले लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में जो आप आसानी के साथ में चेक कर पाओगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट 1। इफ़ n इज ए कंपोजिट नंबर, लेट n कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर हम 6 ले लेंगे। और कंपोजिट कौन सा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए। कंपोजिट नंबर दैट मीन्स द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए। n जो आ रहा है वो n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, ये कह रहा है। तो n-1 का फैक्टोरियल हम क्या ले लेंगे, 5 का फैक्टोरियल आ गया। 5 फैक्टोरियल आपका कितना हो गया, 120 हो गया। अब पहले स्टेटमेंट में देखते हैं, इफ़ n इज ए कंपोजिट नंबर देन n डिवाइड्स n-1 फैक्टोरियल। तो n- फैक्टोरियल को n जो है वो डिवाइड कर देगा, n जो है वो आपको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इट मीन्स 120 विच इज़ डिवाइडेड बाय 6 और ये आपको डिवाइड हो गया। परफेक्ट है। आगे अगर एक और एग्जांपल की मैं बात करूँ, लेट n इज इक्वल्स टू 7 ले लेते हैं
और n-1 कितना आ गया आपके पास में, 6 फैक्टोरियल आ गया। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से तो ये डिविजिबिलिटी क्या है, पॉसिबल नहीं हो रहा, यहाँ पे डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो दोनों एग्जाम्पल ने हमारा डाउट क्लियर कर दिया। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो आपके पास में फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब देखते हैं सेकेंड, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर, यहाँ लाइन पे ध्यान देना, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स n सच दैट दिस डिवाइड्स n फैक्टोरियल। सो लेट हम एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं सेकंड के लिए, n इक्वल्स टू मैंने ले लिया 10। अब ये कह रहे हैं जो 10 फैक्टोरियल होगा वो डिवाइड आपका होगा n³ प्लस 2n² प्लस n यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये आपका n+1 का होल स्क्वायर आ गया। मीन्स जो 10 फैक्टोरियल होगा विच इज डिविजिबल बाय n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। n किसका अपने पास 10 है, 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर आ गया। डिविजिबल हो भी सकता है, डिविजिबल नहीं भी हो सकता। इसके बाद आगे वाले केस लेंगे, क्योंकि अब डिविजिबिलिटी में यहाँ पे 11 नहीं आएगा अपने पास, तो इसका मतलब विच इज़ नॉट डिविजिबल। आगे हम एग्जांपल ले लें, ये डिवाइड नहीं हो रहा। n इक्वल्स टू अगर मैं 14 ले लेता हूँ, 14 लिया तो ऊपर आ गया 14 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 14 इंटू 14 प्लस 1 आ गया 15 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिविजिबल हो जाएगा। 14 फैक्टोरियल को लिखा, 14 एक कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, यहाँ ऊपर बचा केवल 13 फैक्टोरियल, और 13 फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया 13, 12, 11 एंड अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय आ गया 15 इंटू 15, और ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर n होंगे, जिसमें क्या होगा, दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल, जो n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। सो ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए, आप 2-3 एग्जाम्पल ले लो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, और परफेक्ट आपका आंसर हिट हो जाएगा। ठीक है।